Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 9, that is motion. In this chapter we will study about the states of an object. Object can have consist two states, that is state of rest or motion. After that we will study about the position of the object, and after that we will discuss about distance, displacement, speed, velocity, acceleration and equation of motion of the particle. Later on we will discuss about circular motion. Uh, First of all, to know about motion we must have knowledge about the states of a particle. State of object, oh, and object क्या क्या हो सकती है बच्चों? That is object can be at rest, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि object is in motion. What do you mean by rest? Rest वाली पोजीशन को हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं. What do you mean by rest और stationary state? Rest और stationary state का मीनिंग क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट की एक फिक्स पोजीशन रहती है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो रेस्ट पे है. रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, इसमें फिक्स्ड पोजीशन होती है. और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप रेस्ट मोशन का? आपका होम है, ठीक है, योर हाउस, ट्री, ए रेलवे स्टेशन, योर स्कूल, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें मूव नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आज भी यही थी, कल भी यही रहेंगे, कुछ घंटों बाद भी यही रहेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में है. फिर हम बात करते हैं मोशन की. मोशन का क्या मीनिंग है बेटा? अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. मोशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज with respect to a reference point or time, then the object is said to be in motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, क्लॉक है, उसकी सुइयां जो है कि वो हर टाइम मूव करती रहती है, चलती हुई क्लॉक, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी क्लॉक है वो, उसकी जो नीडल्स है वो क्या है? मोशन में है. एक मूविंग बस आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो ए मूविंग बस. अच्छा, इवन हमारी अर्थ जो है वो भी मोशन में है. अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, अलोंग इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट के अराउंड, सन के अराउंड मूव करती है ना अर्थ. तो अपने पास ये आगे एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. अब जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की बेटा, उसको भी हम फर्दर हम उसकी कुछ
टाइप्स पढ़ते हैं, वो जो टाइप होंगे, 2 टाइप की मोशन जो है हमारे पास आएगी। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन कौन कौन से टाइप की होती है अपने पास? एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट हो गया अपने पास यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड यही लिख देती हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में बेटा कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal interval of time, then it poses uniform motion। अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैंने टाइम लिखा, इधर लिखेंगे बेटा डिस्टेंस कवर्ड। टेन से 10:15 तक कोई ऑब्जेक्ट चला और उसने डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। फिर कोई ऑब्जेक्ट 10:15 से 10:30 तक चला और उसने जो डिस्टेंस कवर की वो आ गई 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। फिर ऑब्जेक्ट चल रहा है बेटा 10:30 टू 10:45 के लिए, और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 15 मीटर है। तो हम क्या कहेंगे कि हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसी मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, या फिर मैं ओरिजिन बोलना चाहूं, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, और ओरिजिन बोल देते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको मेजर करते हैं। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो मैं यहां लिख देती हूँ नॉन, ये बन गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, यहां मैं इक्वल की जगह लिख देती हूँ अनइक्वल। अनइक्वल distances in equal interval of time, then it poses, यहां पे आ जाएगा अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन इट पॉजेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 मीटर, यहाँ बना दिया मैंने 12 मीटर, और यहाँ बना दिया मैंने 16 मीटर। तो सब में डिस्टेंस कवर्ड हर टाइम
इक्वल टाइम इंटरवल्स है और हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो पार्टिकल का जो ग्राफ मिलेगा, ऑब्जेक्ट की मोशन का जो ग्राफ मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन के अलावा आपको कैसा भी ग्राफ जो है वो देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो हम अभी पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता देती हूँ आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने की से पहले। अब डिस्टेंस लिखेंगे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ एसोसिएटेड है, और वो कौन सी है, लेंथ। डिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, डिस्टेंस के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है वो कौन सी है, लेंथ है। ठीक है, और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो तभी डिफाइंड होती हैं जब हम उनकी यूनिट्स का डिस्कशन करें, यानी उनकी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के बारे में बात करें। तो अपने पास जो लेंथ होती है उसकी एसआई यूनिट जो होती है, लेंथ की एसआई यूनिट वो होती है बेटा अपने पास मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। और लेंथ की है तो डिस्टेंस भी एक तरफ से लेंथ की है एक तरीके से अपने पास, तो डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर बन जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। चलो पहले फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो क्या क्या आ जाएंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे लेंथ, टेम्परेचर, मास, टाइम, फोर्स, प्रेशर, लुमिनस इंटेंसिटी। ये अपने पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो गए हैं। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। अगर कहीं भी मेजरमेंट यूज करेंगे तो मेजरमेंट के लिए क्या होती है, मेजरमेंट की कोई ना कोई यूनिट होती है, मेजरमेंट के साथ कोई यूनिट एसोसिएट होती है। तो अपने पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेंथ जो होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं होती है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 273 को माइनस करते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को प्लस करते होते हैं। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे जो अपने चैप्टर में है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो भी टू टाइप की होती हैं अपने पास। वो टू टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज एंड अनदर वन होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज।
स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन is not associated with them, इनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड, डिस्टेंस, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Now we will discuss about distance and displacement. Distance, और इधर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है उसको आइए हम देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो यहां पे लिखूंगी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन initial and final position of an object। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट path between the initial and final position of an object is known as displacement। नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला लेती हूँ। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
and this one is a vector quantity. It is a vector quantity. ऐसा यूनिट दोनों की जो होती है वो सेम होती है. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज also meter. ये हो गया बेटा अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस. अब जो और मेजर बातें हमें इन पे करनी है वो ये है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है. क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है. तो उसकी बात करेंगे हम विद एन एग्जांपल. चलो इसको यहाँ एक डिफरेंस में लिख ही लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय एन object is always positive, but displacement can be positive, negative or zero. Displacement of an object can be positive, negative and zero. अभी फर्दर हम इन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे. अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. एक बार नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे. यहां बनाते हैं हम एक नंबर लाइन. इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट. यहां से ये जो डिस्टेंसेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एरो रिप्रेजेंट कर रही है. नंबर लाइन आगे एक्सटेंड कर रही है. लेट मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया ए, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पॉइंट ले लिया सी और ये तो मेरा ओ पॉइंट है. ओरिजिन जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ओरिजिन से शुरू करता है, ओरिजिन पे खड़ा है और वो यहां से चलना शुरू कर देता है. कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट ए पे पहुंच जाता है. आफ्टर सम टाइम इंटरवल ऑब्जेक्ट रीच एट बी एंड आफ्टर सम टाइम इट रीच एट सी. जब तक ऑब्जेक्ट ए पे जाता है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर, और जब बी पे जाएगा तो 7 मीटर हो जाएगी, सी पे जाएगा तो 10 मीटर हो जाएगी. ठीक है, मैं कह रही हूं ये तो होगी डिस्टेंसेस. इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हर केस में इक्वल है डिस्टेंस की. ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ तो है. जो मोशन होती है, सिंपलेस्ट मोशन जो होती है वो मोशन इन 1D होती है या फिर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ही होता है. अब देखो अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट ओ से बी गया और फिर बी से वापस ए पे आ गया, ओ से बी गया ऑब्जेक्ट, यहां गया
और वहां से वापस यहाँ आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट ने एक बार तो ये 7 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर बैक आ गया। अब फाइनल पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो ये वाली है, और बैक कितने मीटर आया, 1 2 3 एंड 4 मीटर बैक आ गया है, 3 पे आया है। तो अब देखो बेटा, उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी इस वाले केस में, डिस्टेंस वो तो कितनी आ जाएगी, 7 प्लस में 4 दैट इज 11 मीटर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी बेटा, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये वाली है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 3 मीटर हुई ना। ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की तो दूरी ये वाली है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी 3 मीटर। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा है। या फिर हम इस वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट O टू B गया था, उस वाले केस में देखते बेटा, यहां तो ऑब्जेक्ट कहां गया, O टू B और फिर B टू A आ गया है। उस वाले केस का देखा है हमने, यहाँ O टू भी गया था, सिर्फ तब तक की जो डिस्टेंस आती वो 7 और डिस्प्लेसमेंट आती वो भी 7 आ जाती। तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता था, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, इट कैन बी 0 ऑल्सो। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और वापिस O पे आ गया, तो उस वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट O टू B गया है, फिर वापिस B से O आ गया है, तो उस वाले केस में जो डिस्टेंस होगी बेटा वो तो हो जाएगी आपके पास 7 प्लस 7 दैट इज 14 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट के सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो हो जाएगी 0, इक्वल टू 0 आ जाएगी इस वाले केस में। तो यहां से हम इस वाले पॉइंट को जस्टिफाई कर पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल ऑन दिस। लेट्स कंसिडर ए सर्कुलर, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो है बेटा 7 मीटर। एक 7 मीटर रेडियस का सर्कल अपने पास है, और इसके जो पॉइंट्स है वो है A B C D, इस टाइप से। अब मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट ने A से चलना शुरू किया और कुछ टाइम बाद वो C पे पहुंच गया, तो आपको ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू C, तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्टेंस कवर्ड, और तो इस वाले केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। ये टोटल लेंथ जो होती है अलोंग ए कंप्लीट सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और जो होता है 2 पाई आर के इक्वल, अपने पास क्या होता है, ये 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो होता है। अब देखो बेटा, यहां तक आया ऑब्जेक्ट तो उसने हाफ सर्कमफ्रेंस को कवर कर लिया है ना, तो ए टू सी जो डिस्टेंस कवर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाय 2, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 7 है, तो आपके पास 22 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बेटा इस वाले केस में मैं देखना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या आ जाएगी अपने पास। अब देखो यहां से हमें क्या देखना था, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ। तो ए टू सी तो ये वाला पाथ आ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट, ये वाली रेडियस कितनी होती है आर, और ये वाली आर, आर प्लस आर मिलके क्या हो गया 2r, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी
r प्लस आर दैट इज 2r अपने पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। r की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 7 दैट इज 14 मीटर अपने पास इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटा। अब मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट तो A से वापस A पे पहुंच गया है, A टू A ऑब्जेक्ट A से गया B पे, B से C पे, C से D पे और D से वापस A पे पहुंच गया है। इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इस केस में बेटा डिस्टेंस जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी, देखो यहां से यहां कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगी तो 2 पाई आर आ जाएगी। डिस्टेंस जो आगी वो 2 पाई आर, तो वैल्यूज पुट करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू में 7 से 7 कट जाएगा यानी 44 मीटर। 22 इंटू 2 44 मीटर आ गया ना, ये तो आगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो बेटा ऑब्जेक्ट वापस ए पे पहुंच गया यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम आ गई है। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो 0 हो जाएगा।